आधारित है और बदलते पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्नों का सरल और विस्तृत व्याख्या भी किया गया है। PIQ के अनुसार जो है सभी विषयों का समावेशन भी किया गया है और एक वर्ष के करेंट अफेयर्स का भी इसमें समावेशन किया गया है। तो आज हम लोग इसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक है इसका तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस बुक से किया जाता है। कौटिल्य का जो अन्य नाम है यह विष्णुगुप्त और चाणक्य है। देखिए, अर्थशास्त्र जो है यह 15 अधिकरण यानी अर्थशास्त्र को 15 भागों में बांटा गया है और साथ ही बात करते हैं इसमें टोटल उपभाग का, तो इसमें 180 टोटल उपभाग है और अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत दिया गया था, यानी जो है राज्य के 7 अंगों को बताया गया था। एक होता है स्वामी, स्वामी का मतलब राजा होता है। फिर उसके बाद अमात्य होता है जो कि राज्य की आंखें होती है। अमात्य योग अधिकारियों का समूह था जिनमें से राज्य के विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। उसके बाद तीसरा था जनपद यानी राज्य क्षेत्र। उसके बाद चौथा था दुर्ग, 5वां कोष, 6ठा दंड और 7वां जो था यह सहयोगी मित्र था। और साथ ही याद रखेंगे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीर्थ यानी 18 अधिकारियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो हो जाएगा दसपुर का अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दसपुर का जो अभिलेख है यह विश्व में प्रथम विज्ञापन की शुरुआत माना जाता है क्योंकि यह विज्ञापन जो है मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में भारत में संस्कृत में लिखा गया था और यह विज्ञापन जो है रेशमी साड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मंदसौर के खिलचीपुरा स्थित सूर्य मंदिर की दीवार पर किसी व्यवसायी ने लिखवाया था। सोहगौरा अभिलेख दिया हुआ है। तो सोहगौरा अभिलेख जो है यह गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद सूपिया अभिलेख है। तो सूपिया अभिलेख जो है यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है जो कि गुप्तों की एक वंशावली के द्वारा बनवाया गया है। और उसके बाद है एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख जो है यह सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है भानुगुप्त और उसके सेनापति गोपराज का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक जो है इन्होंने अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा अलबरूनी, यानी अलबरूनी से प्रभावित होकर के ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त किया था। देखिए, 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान जो है महमूद इनके ख्वारिज्म पर आक्रमण करने और जीतने के बाद जो है अन्य लोगों के साथ अलबरूनी को भी बंदी बनाया गया था और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के महमूद ने उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो अलबरूनी है इसी ने बुक लिखा था तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद का रचना किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था। तो 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था, यह कहा गया था हरिहर प्रथम को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसका स्थापना किया गया था 1336 में किया गया था और यह हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है यह शंकर को कहा जाता है यानी शंकराचार्य। देखिए, शंकराचार्य के दर्शन का जो आधार है यह वेदांत या उपनिषद था। उनका सिद्धांत जो है अद्वैतवाद कहलाता था और शंकराचार्य ने धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ को स्थापित किया था। एक था वेदांत मठ जो कि श्रृंगेरी दक्षिण भारत में है। दूसरा हो जाएगा गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में। उसके बाद तीसरा है शारदा मठ द्वारका पश्चिम भारत में। उसके बाद है ज्योतिर्मठ जो कि बद्रिका आश्रम उत्तर भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया इसमें किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था जो कि सही दिया गया है। दूसरा है सरकार जमीन जो है रैयत को पट्टे पर देती थी, यह भी सही है। और तीसरा है कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह पहली बार 12 महल जिले में लागू किया गया था कैप्टन रीड के द्वारा और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था।
साथ ही बात करेंगे कि 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया और यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों के एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रजामंडल आंदोलन जो था इसका मतलब होता है प्रजा का संगठन। 1920 के दशक में जो ठिकानेदार हैं यानी ठेकेदार हैं और जागीरदार, इनके अत्याचार जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और इन सभी कारण जो है राज्य की प्रजा में जागृति आई और उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था मंडल करके एक संगठन बनाया गया था जो कि प्रजामंडल था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आदिवासी नेता हो जाएंगे जदोनांग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो इनका नाम है पूरा, इनका नाम था पूरा हैपो जदोनांग, यानी हैपो जदोनांग जो है यह मणिपुर के एक राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे और यह जो है रोंगमेई नागा जनजाति के थे। जो हैपो जदोनांग है यह महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सुना था और उनसे प्रभावित हुए थे और इन्होंने ही एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था हेराका आंदोलन। याद रखेंगे कि इनके द्वारा ही एक हेराका आंदोलन का शुरुआत किया गया था और 1931 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। जो एक थी रानी गौडिन्ल्यू, यानी इसको किडालू बोलते हैं। तो रानी गौडिन्ल्यू जो है यह नागा की आध्यात्मिक गुरु थी और वे अपने चचेरे भाई यानी हैपो जदोनांग के नेतृत्व में हेराका आंदोलन में भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? पूछा गया है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसमें तीनों शामिल थे। ऑप्शन हमारा 2, 3, 4, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चला करके फांसी की सजा दिया गया था और इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। वही बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र केस की। तो लाहौर षड्यंत्र केस जो है इसके तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है HSRA इनके अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया था और HSRA के एक सदस्य चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, यह भी लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, 10वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर था। जो लुई 16वां है यह 1774 में वहाँ का सम्राट बना था और लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतावनेत जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल का कारागार को ध्वस्त कर दिया था। साथ ही याद रखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है यह फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना के बारे में जानेंगे। यह घटना जो है 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 22 जनवरी 1905 के दिन जो है जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई थी। इसे ही खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और 7 फरवरी 1917 को रूस में क्रांति का एक विस्फोट हुआ और विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए जो है सड़कों पर प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक होता है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है यह लघु अंडमान और कार निकोबार के स्थित में है के पास स्थित है। और एक है डंकन पास। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। और एक है
कोको जल संधि। तो कोको जल संधि जो है ये अंडमान और कोको द्वीप जो है म्यांमार का, उनके बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित राज्यों में किस किस समुद्री तट सबसे लंबा है? तो समुद्री तट के बारे में बोला गया है कि सबसे लंबा किसका समुद्री तट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए वैसे तो सबसे अधिक हो जाएगा गुजरात का, और पूरे अगर ओवरऑल बात करें तो अंडमान निकोबार का हो जाता है, लेकिन राज्यों की बात करें तो गुजरात का होता है, और राज्यों में दूसरे नंबर पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना जो हो जाएगी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसके बाद चूना और कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, और यह जो है भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों पर जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है कॉफ़ी का यह हो जाएगा रोबस्टा कॉफ़ी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है कॉफ़ी का 2 किस्म होता है, एक होता है अरेबिका और एक होता है रोबस्टा। साथ ही देखेंगे कि कहवा की जो खेती होती है यानी कॉफ़ी की खेती, इसके लिए जो है उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और भारत में कॉफ़ी के उत्पादन की जो शुरुआत हुई थी यह बाबा बुदन की पहाड़ी से हुआ था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो कॉफ़ी बोर्ड है, तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा जो है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में स्थित है। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, और देश में कुल बॉक्साइट भंडार का लगभग जो है 51% यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोचिन शिपयार्ड का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से हुआ था? तो कोचिन शिपयार्ड का निर्माण है यह किया गया था जापान की सहायता से किया गया था, और इसका जो है 1972 में किया गया था। याद रखेंगे कि कोचिन शिपयार्ड जो है इसका निर्माण जापान के सहयोग से 1972 में किया गया था, और पहला स्वदेशी विमान वाहन जो है विमानवाहक युद्धपोत जिसका नाम है INS विक्रांत यहीं पे बनाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जलयान का पहला कारखाना 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह हो जाएगा हिंदू। देखिए जो धर्म आधारित जनगणना है 2011, इसके अनुसार जो उपयुक्त धार्मिक वर्ग में हिंदू का जो लिंगानुपात है यह 931 है, जो कि सबसे कम हो जाएगा। और भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत धर्म आधारित जनगणना भी कराई गई, जिसके आंकड़े 25 अगस्त, याद रखेंगे कि यह जो है 25 अगस्त 2015 को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले है मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार जो है यह स्पेन में स्थित है। उसके बाद है चियापास का पठार। तो चियापास का पठार जो है यह मैक्सिको में है। उसके बाद है यूकॉन का पठार। तो यूकॉन का जो पठार है यह इसे अलास्का का पठार बोलते हैं, जो कि अलास्का यानी अमेरिका में स्थित है, लेकिन यहाँ पे चीन दिया गया है जो कि गलत है। तो हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किम्बर्ले का जो पठार है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कि कौन सा जो है पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है पूछा गया है, यह हो जाएगा मेहराब। मेहराब जो होता है यह पवनों के द्वारा नहीं बल्कि सागरीय जल के द्वारा निर्मित होता है। याद रखेंगे कि यह जो बनता है यह सागरीय जल के द्वारा बनता है, सागरीय जल के द्वारा बनता है। लेकिन बाकी जो हो जाएगा यह पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा, जैसे ज्यूगेन हो जाएगा, या डांग हो जाएगा और गारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील जो कृषि होता है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताना है कि कुमारी नामक जो
स्थानांतरणशील कृषि जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए आप लोग और भी एक्स्ट्रा भी याद रखेंगे, जैसे एक होता है झूम खेती, तो उत्तर पूर्वी जो भारत है, उत्तर पूर्वी भारत वहाँ पे जो है यह होता है झूम का खेती, झूम खेती होता है। उसके बाद एक है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है बेवर, तो बेवर जो होता है यह मध्य प्रदेश में होता है। और एक होता है आंध्र प्रदेश में होता है पेंडा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंडा कृषि, तो पेंडा कृषि जो होता है यह आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद हो जाएगा हिमालयन क्षेत्र में जो होता है वह खील होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा के बारे में पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ओया सीओ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए ओया सीओ जो है यह प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, जो बेरिंग जल डमरूमध्य से शुरू होकर के कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसे क्यूराइल जलधारा भी बोलते हैं, यानी ओया सीओ जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्यूराइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 6 मूल अधिकार है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें समता का अधिकार था 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से जो 28 था धर्म का स्वतंत्रता दिया हुआ था, 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद जो है 32 यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो छठा वाला है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद यानी आर्टिकल 31, इसको हटा करके मौलिक अधिकार से लीगल राइट कर दिया गया और इसे आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में डाल दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिका का जो सेकंड सदन है, दूसरा सदन जिसे हम लोग सीनेट बोलते हैं, तो सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो यह हो जाएगा जॉन मथाई की सिफारिश पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में सबसे पहले प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, और यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। और साथ ही बात करेंगे कि इसमें सदस्यों की संख्या, तो प्राक्कलन समिति जो है इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, और ये सभी जो होते हैं लोकसभा से आते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया गया था 1993 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 102वां संविधान संशोधन होता है 2018 में। इसके तहत जो है एक नया अनुच्छेद 338 का ख जो है प्रावधान किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और एक है आर्टिकल 338, तो आर्टिकल 338 जो है इसमें अनुसूचित जाति का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 338 का क्लॉज ए, इसमें अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताना है कि कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ये हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भीमराव अम्बेडकर है
उनकी अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति जो है संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी और इसका गठन 29 अगस्त को 1947 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर थे और उनके साथ जो है 6 अतिरिक्त सदस्य थे, जिसमें शामिल थे एन गोपालास्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद एन माधव, यह बीएल मित्र के स्थान पे आए थे एन माधव, और टीटी कृष्णमचारी, यह डीपी खेतान के जो मर गए, डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें मिलान करना है सूची और 1 और 2 का। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में उसका विवरण दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 जो हो जाएगा यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 41, यह काम करने का अधिकार है, अनुच्छेद 41। उसके बाद है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन जो है 4 इसका मिलान हो जाएगा। आंसर हमारा 1 2 3 4 लगातार ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। तो पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष जो हैं यह थे अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल हो जाएगा यह हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक, यानी यह जो है 1952 हो जाएगा और 4 अप्रैल तक रहा था, यह 1957 तक रहा था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसमें जो है मैथ दिया गया है, तो मैथ को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। दिया गया है कि एक टीवी की कीमत जो है इसमें 20% की कमी की गई है और मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि की जानी चाहिए। तो अगर मान लेंगे कि टीवी का जो मूल्य है अगर 100 कर देंगे तो 20% का जब कमी करेंगे तो यह हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब टीवी का मूल कीमत को वापस प्राप्त करने के लिए 20 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 रुपये जो बढ़ाना पड़ेगा वो कितना पे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 80 रुपये पे। तो 80 रुपये पे जब 20 रुपये बढ़ाएंगे तो ये परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 100 से। तो यानी एक जो है 1/4 आ जाएगा और गुना 100, यानी 25% बढ़ाएंगे तब जा करके हमारा मूल मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 29 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 जो है 35 का आंसर मैं बता देता हूं, आप लोग सोल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन भी दिया गया है पीडीएफ में, तो वहां से भी देख सकते हैं। 35 का जो आंसर है ऑप्शन डी है 240 मीटर। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 का आंसर जो जाएगा ए हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 37, तो 37 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। उसके बाद 38 है, 38 जो है ये रीजनिंग है, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें दिया गया है कि पहला कॉलम जो है इसमें 1 2 5 3 जो है सबको ऐड कर देंगे, 1 2 5 3। तो 1 2 5 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरा कॉलम जो है 4 1 2 4, तो 4 1 2 4 जो है इसको भी ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको भी ऐड करेंगे तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 3 8 2 10, यहाँ पे 1 होना चाहिए तब जाकर यह 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। तो जब मुद्रास्फीति होती है तो सबसे अधिक लाभ जो होता है यह ऋणी को होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति जो है अधिक हो जाती है, यानी सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग जो है अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती रहती है और मूल्य जो है मुद्रा का मूल्य जो रहता है घट जाता है। इसी को हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। यानी वस्तु का जब मांग बढ़ेगा और वस्तु की आपूर्ति घटेगी तब जाके कीमत बढ़ जाएगी, यानी मुद्रास्फीति हो जाएगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था। तो कृषि ने ऋणात्मक विकास जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और तीसरा पंचवर्षीय योजना था, इसका जो कार्यकाल हो जाएगा यह 1961 से लेकर के 1966 तक इसका कार्यकाल था। और यह जो है योजना जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल से प्रभावित रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राजा, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि राजा चलैया समिति का संबंध है। तो राजा चलैया समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा कर सुधार से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कुछ समिति भी है जैसे आप लोग उसको याद रखेंगे। एक है वाचु समिति, तो वाचु समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। एक है एल.के. झा समिति और एक है रेखा समिति, तो दोनों जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और एक है भूरेलाल समिति, तो भूरेलाल समिति जो है मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो प्लास्टिक मनी का उदाहरण यह हो जाएगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दोनों जो है प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्लास्टिक मनी जो होता है यह विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य कंपनी के द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी बोलते हैं। और एक होता है टोकन मनी यानी सांकेतिक मुद्रा। तो जो सांकेतिक मुद्रा होता है तो वह मुद्रा होता है जिसके आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु से बनते हैं, जैसे भारत का जो सिक्का है यह सांकेतिक मुद्रा होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत जो है वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। तो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यदि कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता है या दूसरे शब्दों में यदि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उस कार्य से हटाया जा सकता है तो वह जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र जो है बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। तो यह हो जाता है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिलिप्स वक्र जो होता है यह मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच को संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, अगला है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है। तो भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करता है आरबीआई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रेपो रेट वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर के अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें सूची 1 और 2 को इसमें मिलाना है और पहला सूची जो है यह भौतिक राशि दिया गया है और दूसरा में उसका इकाई दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया आयतन, तो आयतन जो हो जाएगा यह हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा। उसके बाद कोणीय संवेग जो हो जाएगा यह किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद श्यानता यानी विस्कोसिटी जो होता है यह न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। और विद्युत प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक जो यह इकाई जो होता है यह ओम होता है। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है यह 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 3 2 1। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछा गया है कि जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग है यह वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जेनर डायोड जो है इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था और इसे भंजक क्षेत्र में रिवर्स बायस मोड में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 49। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे लेक्लांसे सेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लेक्लांसे सेल जो है इसका आविष्कार किया गया था 1866 में और इसका आविष्कार जॉर्जिस लेक्लांसे के द्वारा किया गया था। साथ ही जानेंगे कि जो जस्ता का छड़ होता है यह कैथोड होता है यानी ऋणोद होता है, ऋणायन होता है, ऋणायन का काम करता है। और कार्बन का जो छड़ होता है इसमें एनायन यानी पॉजिटिव काम करता है। लेक्लांसे सेल जो है विद्युत वाहक बल जो होता है ईएमएफ लगभग 1.5 वोल्ट होता है। याद रखेंगे कि 1.5
5 वोल्ट जो होता है ये लेक्लांसियस सेल का मान होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। पूछा गया है कि तड़ित चालक का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था। तो तड़ित चालक का जो आविष्कार है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तड़ित चालक जो होता है एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे भवनों के ऊपर आकाशीय विद्युत या तड़ित से सुरक्षा हेतु लगाया जाता है और इन्हें किसी चालक तार से जोड़ करके धरती में दबी चालक प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि अति चालकता का जो खोज किया गया था यह 1911 में केमरलिंग उन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि यह जो होते हैं दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ के कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का जो गलनांक है यह 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। याद रखेंगे कि अगर बर्फ में कुछ मिलाएंगे जैसे नमक या सोडा मिलाएंगे तो इसका जो गलनांक होता है 0 डिग्री से घट करके यह 22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। तो बिजली के हीटर में प्रयोग होता है नाइक्रोम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नाइक्रोम जो होता है यह हीटिंग एलिमेंट होता है, यानी इसका जो है प्रतिरोधकता तथा गलनांक दोनों जो है उच्च होता है। और नाइक्रोम जो है निकल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि विद्युत हीटर की जो कुंडली है यह नाइक्रोम की बनी होती है। वही बात करते हैं विद्युत बल्ब का। तो विद्युत बल्ब जो होता है इसका फिलामेंट जो होता है यह टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक जो है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण जो है यह पिघलता नहीं है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण है। तो तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण होता है व्यतिकरण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पानी में पैदा हुए बुलबुले का जो चमकना होता है यह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। हीरा का चमकना यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद एक होता है मृग मरीचिका वाला, रेगिस्तान का जो मृग मरीचिका होता है इसका भी बनना जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। और जल में पड़ी परखनाली का चमकना यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण होता है। साथ ही देखेंगे एक होता है कांच में आई दरार का चमकना, यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। वही बात करते हैं अपवर्तन की। तो वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन के कारण होता है। और आकाश एवं समुद्र का नीला रंग जो है यह प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक जो है दूसरा जो है कारण है। और इन कथनों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। देखिए यह जो है गलत दिया गया है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर होती है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा है वाष्पीकरण जो है द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कारण जो है इसमें सही दिया गया है लेकिन अभिकथन ही गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कि अभिकथन जो है गलत है लेकिन कारण जो है यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो निस्तापन अभिक्रिया को दर्शाता है या ZnCO3 ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो है एक निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। और इस अभिक्रिया में जो जिंक कार्बोनेट है ZnCO3 जो है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यानी ZnCO3 है इसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो इससे ZnO बनता है और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोला गया है सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 में जो है इसमें पदार्थ का नाम दिया गया है और सूची 2 में यह रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 होता है। तो Fe2O3 ऑप्शन 2 में है। उसके बाद जो है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4 जो होता है यह होता है मैग्नेटाइट का। कैल्साइट का जो होता है यह हो जाता है CaCO3 जो होता है यह कैल्साइट का होता है। और उसके बाद जो है सीडेराइट या FeCO3 जो होता है यह हो जाता है सीडेराइट। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा
2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पौधों व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? तो होता है लैक्टिक एसिड। यानी लैक्टिक एसिड जो है यह पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है और पर्यावरण में मौजूद भी होता है। देखिए, एक होता है कार्बनिक अम्ल, होता है कार्बोनिक अम्ल। ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पर्यावरण में ही पाए जाते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सभी कार्बोनिक एसिड होते हैं। और एक होते हैं अकार्बनिक एसिड। तो अकार्बनिक एसिड जो होता है यह मुख्य रूप से पृथ्वी की भूपटपट्टी में उपस्थित खनिजों से तैयार होते हैं। जैसे HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, और एक होता है सल्फ्यूनिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बिलियनों के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा छानना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छानने का जो विधि होता है इसका उपयोग जो है उन मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनमें ठोस कण जो है तरल में अघुलनशील होते हैं, जैसे रेत और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है कि डीकन प्रक्रम जो है, डीकन प्रक्रम, इसके द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डीकन प्रक्रम जो है ये क्लोरीन गैस के औद्योगिक उत्पादन की एक विधि है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है गैस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जो है उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत किया जाता है। यानी डीकन प्रक्रम जो हो जाएगा यह क्लोरीन गैस के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला एक विधि है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वे पदार्थ दो जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं यह विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है अचालक। तो अचालक जो होता है ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते हैं। और एक होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक जो होते हैं जिनकी विद्युत चालकता जो है अचालक और सुचालक के बीच में होती है, इसे हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। और धातु जो होता है यह ठोस अवस्था में भी पिघली हुई धातु जो है अपनी ठोस अवस्था में भी और पिघली हुई अवस्था में भी, दोनों में भी विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, इसे हम लोग धातु बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो पुष्पीय पौधों का जो अध्ययन किया जाता है यह फेनोडेन्ड्रॉन्स में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेनोडेन्ड्रॉन्स में ऐसे पौधे शामिल होते हैं जिनमें फूल, फल और बीज तीनों होते हैं। देखिए, एक जो है क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स जो है ऐसे पौधे जिसमें जीव जो है फूल और बीज नहीं होते हैं और जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, यानी शैवाल, कवक, लाइकेन, ये सभी जो है क्रिप्टोगैम्स होते हैं। एक होता है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। और एक होता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स जो होता है ये समूहनी पौधे होते हैं। ये बीज या फूल पैदा नहीं करते हैं, यह बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो पादप कोशिकाएं जो हैं जंतु कोशिकाओं से तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पादप कोशिकाएं जो होती है अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं और पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और कुछ पौधों को छोड़ करके अन्य सभी में जो है पर्णरहित पाया जाता है। और पादप कोशिका जो होती है इनमें कोशिका भित्ति जो होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में कौन सा जोड़ा जो है गलत दिया गया है? देखिए, आम जो है अष्टफल में आता है। अष्टफल मतलब होता है, अष्टफल मतलब ड्रप होता है। तो यहाँ पे ड्रिप दिया गया है। इसमें बेर, बादाम, अखरोट, आम, नारियल ये सभी जो है अष्टफल होते हैं। अमरूद जो होता है अमरूद सरस फल होता है। देखिए, सरस फल जो होता है यह सरस फल का मतलब क्या होता है? बेरी। इसमें अंगूर, सुपारी, अमरूद, केला, टमाटर, जामुन, पपीता ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी जो है संपुट में नहीं आता है। उसके बाद अनानास जो है यह सोरोसिस में होता है। तो सोरोसिस में अनानास, कटहल और सहतूत होते हैं। और संपुट जो होता है संपुट में इसमें भिंडी पाया जाता है, यानी भिंडी जो है यह संपुट का भाग हो जाएगा। संपुट के अंतर्गत भिंडी आता है। तो यह सी जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो हैं यह वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मेढक होता है यह फेफड़ा से श्वसन करता है। केंचुआ जो है यह त्वचा से, नम त्वचा से श्वसन करता है। तिलचट्टा यह श्वास प्रणाली यानी इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकाई, तो तिलचट्टा जो है ट्रैकाई से श्वसन करता है। और मछली जो होता है यह क्लोम से श्वसन करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि विटामिन होते हैं। तो विटामिन जो है यह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1891 में जो एन.आई. ल्यूनिन थे, इन्होंने विटामिन के अस्तित्व का खोज किया था और बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन अज्ञात पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही याद रखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह होता है बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के, यह तीनों जो है वसा में घुलनशील हो जाएंगे चारों। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में जो है पदार्थ का नाम दिया गया है, सूची 2 में इसका उपयोग दिया गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो हो जाएगा ये कृत्रिम हीरा बनाया जाता है। उसके बाद कार्बन तंतु जो है यह वायुयान में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। उसके बाद डाइफ्लोरोमीथेन जो है इसका जो प्रयोग होता है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो हमारा मिलान जो है यह 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? देखिए कपास जो है यह प्रोटीन नहीं होगा, यानी केस जो होता है बाल, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। लूता रेशम जो होता है इसमें भी प्रोटीन होता है, और खुर जो है इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कपास में प्रोटीन नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है तुमने मेरा दिल जीत लिया। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू वॉन माई हार्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है या एक्टिव वॉइस में दिया गया है। क्वेश्चन है समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। तो ऑप्शन जो है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समबडी हैज स्टोलन जो हिज पर्स जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे भीतरी हो जाएगा, यहाँ पे स्टोलन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। इसे जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, यानी रमेश सेड दैट ही लाइक्ड द फिल्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे 6 जो दिया गया है वर्ण किसके योग से बना होता है? तो यह 6 जो बना होता है आधा क और ये 100 दोनों से मिलकर के बना होता है 6। यह क्षत्रिय वाला 6 है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए जो त्रा होता है, त्रा जो होता है यह आधा त और र से मिलकर के त्रा बनता है। उसी तरह से यह 6 बना हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जगत प्लस ईश हो जाएगा। अगला है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हो जाएंगी मैरी लीला राव। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए लगातार 2 ओलंपिक में भाग लेने वाली हो जाएगी पदक जीतने वाली महिला या पीवी सिंधु होती हैं। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली महिला जो है अवनी लेखरा हैं। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हो जाएंगी विनेश फोगाट हो जाएंगी। उसके बाद एक है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो है ओलंपिक में मुक्केबाजी में महिला में कांस्य पदक जीतने वाली जो है 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। तो यह मैरी कॉम हो जाएंगी। और एक हो जाएंगी ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला दीपा कर्माकर। और एक महिला है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला जो कि संतोष यादव होती हैं। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली महिला आरती शाह होती हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो एरोफ्लोट एयरलाइंस सेवा जो है यह रूस का हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और इसका जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 3 फरवरी को किया गया था। 1923 में इसका स्थापना किया गया था।
और इसका परिचालन शुरू किया गया था 15 जुलाई 1923 को शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मॉस्को में स्थित है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि भारत का जो है एयर इंडिया, यह भारत का हो जाएगा। फ्रांस में एक एयर फ्रांस है और लेबनान में मिडिल ईस्ट एयरलाइंस है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन जो है यह चेन्नई से होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन जो हुआ था यह 1878 में हुआ था, ठीक है। और यह जो है दैनिक रूप से वर्ष 1889 में प्रारंभ हुआ और यह भारत के शीर्ष दैनिक समाचार पत्रों में से एक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दरभंगा जो है यह कमला नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख जो है नदियों के किनारे बसे शहरों को आप लोग खास करके याद रखेंगे, खास करके बिहार का, जैसे गंगा के किनारे हो जाएंगे पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा, मुंगेर। वैसे ही सरयू जो है घाघरा नदी बोलते हैं, इसके किनारे हो जाएगा छपरा हो जाएगा। और हाजीपुर और सोनपुर यह जो है गंडक यानी नारायणी नदी के किनारे स्थित है। और फल्गु जो है यह निरंजन के तट पर गया जी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और बिहार की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम में, तो पूरब से पश्चिम में जो है यह 483 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करते हैं यानी उत्तर से दक्षिण में तो यह 345 किलोमीटर है। और बिहार की आकृति की बात करते हैं तो बिहार की आकृति जो है लगभग आयताकार है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? तो बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता जो मिली थी यह 1651 में मिली थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले 1620 में जो है प्रयास किया था, बिहार के पटना के आलमगंज में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वास्तविक सफलता जो है उनको 1651 में मिली थी। और अंग्रेजों की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना यह 1917 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और डेट भी याद रखेंगे, यह किया गया था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 1917 को इसका स्थापना किया गया था। वही पटना कॉलेज का जो स्थापना है 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना किया गया था। और 1916 में जो है 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह किया गया चेन्नई में। याद रखेंगे कि चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य है कि भारत में ड्रोन निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है? तो यह हो जाएगा फ्लिपकार्ट। याद रखेंगे कि फ्लिपकार्ट जो है आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना के संबंधित है? तो एवी लिस्ट मतलब हो जाएगा पक्षियों की गणना से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसमें जो है पक्षियों की 11,131 प्रजातियाँ, उसके बाद 19,879 उप प्रजातियाँ और 2376 जो है वंश और 252 इसमें कुल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश का है? तो भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक जो हो जाएगा क्यूएनबी, तो क्यूएनबी जो हो जाएगा यह हो जाएगा कतर का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौतों को निलंबित करने का निर्देश दिया है? तो यह हो जाएगा जापान के साथ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला
फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान जो है साइप्रस की प्रथम महिला जो है जिनका नाम है फिलिपा कार्सेरा, इनको आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स को उपहार में दिया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा जो है यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इस योजना के तहत जो है गुरुओं को प्रोत्साहन करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7500 रुपये और विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ जो हैं इनकी यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन जो किया गया है यह भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस विशेष समारोह का आयोजन जो है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। पांचवा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जो 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो पांचवा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम जो है 2025 इसके पहले संस्करण का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। वही बात करते हैं इसके दूसरे चरण का, तो इसका दूसरा चरण जो हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसके फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी में फाइनल में जो जाएगा उप विजेता विदर्भ हो जाएगा। देखिए, उप विजेता यहाँ पे जो है विदर्भ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2024 में इसका आयोजन जो है वडोदरा में किया गया था और इसका विजेता जो हो जाएगा यह कर्नाटक हो जाएगा और उप विजेता जो हो जाएगा यह विदर्भ हो जाएगा। तो इसमें जो है उप विजेता के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर जो है विदर्भ राइट आंसर है। और फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है रविचंद्रन स्मरण हो जाएंगे कर्नाटक के और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करुण नायर विदर्भ के हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो हाल ही में इनका निधन हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी थे, तो यह हो जाएंगे आचार्य सत्येंद्र दास हो जाएंगे। देखिए, तुलसी गौड़ा जो है कर्नाटक की वृक्ष माता के नाम से जानी जाती है और आचार्य सत्येंद्र दास जो है यह राम मंदिर के जो है राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी रहे थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड जो है NSAB इसके अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2025 में आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो कृत्रिम चट्टान परियोजना जो है इसका शुभारंभ जो किया गया है यह मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह हो जाएगा IIT दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इस रैंकिंग में जो है 78 जो है भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है और इस रैंकिंग में है 3 प्रमुख स्तंभ जो है पर्यावरणीय प्रभाव, शासन और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थिरता में विश्वविद्यालय के योगदान का आकलन किया गया है। इसमें जो है भारत में टॉप पे दिल्ली हो जाएगा और भारत में दूसरे स्थान पे खड़गपुर हो जाएगा, वहीं भारत में तीसरे स्थान पे बॉम्बे हो जाएगा और उसके बाद मद्रास जो है यह भारत में 5वें स्थान पर है। भारत में जो चौथे स्थान पर हो जाएगा यह कानपुर हो जाएगा, IIT कानपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को जो मनाने की घोषणा की गई है यह मनाया जाएगा 23 अगस्त को। देखिए, जो चंद्रयान 3 था इसके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा कर दिया है। देखिए, जो 23 जनवरी है इस दिन वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 26 दिसंबर, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 17 सितंबर, तो 17 सितंबर जो है इस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95।
दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? तो दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का जो नाम हो जाएगा यह हो जाएगा आदवी। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदवी जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और आदवी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया गया है, पहला रिपोर्ट को जारी किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 मई 2025 को विश्व पशु संगठन जो है स्वास्थ्य संगठन, इसने अपनी पहली विश्व पशु स्वास्थ्य की स्थिति रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 47% संक्रामक पशु रोगों में जूनोटिक क्षमता होती है, अर्थात जो मनुष्यों में फैल सकती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में पुरी यानी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर के निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो जगन्नाथ मंदिर है यह 12वीं शताब्दी में निर्मित है, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। इसी के तर्ज पर जो है पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम मंदिर को बनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म है? तो हरा सोना जो हो जाएगा यह एक बांस का किस्म होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए कोंडा वेदुरु बांस के जो किस्म है इसको प्रायः हरा सोना कहा जाता है, जो कि मुख्यतः गोदावरी घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है ये खुशी यादव हो जाएंगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका पहली बार जो आयोजन है यह बिहार में किया गया है और इसमें आयोजन जो है पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया है। पदक तालिका में जो है इसमें बिहार का स्थान 15वां रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, तो 100 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की है? तो यह लागू किया गया है 8 जुलाई 2025 को लागू किया गया है और यह निर्णय जो है 2016 की नीति में बदलाव किया गया है, जिसमें अन्य राज्यों की महिलाएं भी इस आरक्षण का लाभ ले सकती थी। बिहार अधिवास अधिनियम जो है 35% महिला आरक्षण पात्रता मानदंड के अनुसार बिहार में न्यूनतम 3 वर्ष का निवास और बिहार में मकान या भूमि का स्वामित्व आदि आवश्यक होता है।